हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में। तीन डिफरेंट टाइप के कौन कौन से लॉज हैं जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेसिस होते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या मेंडल का एक्सपेरिमेंट था ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड कौन से किन वजह से मेंडल को पहले सक्सेस नहीं मिली थी और बाद में सक्सेस मिली, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मेंडल के लॉज के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे तीन लॉज होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्ड। ठीक है, तो ये तीन लॉज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इसके अंदर क्या होता है, आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फ, ठीक है, जो हमने बात की थी कि मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे पी प्लांट के। तो उनमें से आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर ओनली वन एक्सप्रेस। जैसे कि दो में सपोज यहाँ पे ए एंड ए ये ले लिया, या फिर कंडीशन ले ली ये या फिर ये, या फिर ये ले ली। अब इनमें से क्या होता है, इन दो एलिलोमॉर्फ्स या फिर इन दो एलील्स में से इनमें से सिर्फ एक ही खुद को एक्सप्रेस करता है इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो भी जनरेशन होगी उसके अंदर ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, जिसमें बताया गया कि जो कॉन्ट्रास्टिंग एलील होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। The factor that expresses itself is called dominant, and जो एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट बोला जाता है, जो नहीं करेगा उसको बोला जाता है रिसेसिव। ठीक है, which has not shown its effect is termed as recessive। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। ठीक है, दो एलिलोमॉर्फ में से एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। जो एक्सप्रेस करेगा वही क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, वो रिसेसिव होगा। यहाँ पे ये एक लिस्ट है जिसके अंदर जो हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की या फिर कैरेक्टर्स की बात की थी, उनमें से कौन सा डोमिनेंट है एंड कौन सा रिसेसिव है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म या फिर ट्रेट्स में से हाइट ऑफ स्टेम में से टोल जो है डोमिनेंट होता है ओवर ड्वार्फ। कलर ऑफ फ्लावर, कलर्ड फ्लावर, ठीक है, कलर्ड फ्लावर, इसको कई बार पर्पल भी कलर बोला जाता है। ये क्या होता है यहाँ पे, ये डोमिनेंट होता है। व्हाइट यहाँ पे रिसेसिव होता है। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल क्या होता है, डोमिनेंट होता है। पोर्ड शेप, पोर्ड शेप इन्फ्लेटेड हो सकती है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, तो ये जो इन्फ्लेटेड है ये डोमिनेंट है। पोर्ड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। पोर्ड शेप, राउंड पोर्ड शेप जो है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड शीट शेप राउंड क्या है यहाँ पे, राउंड डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड शीट शेप। एंड सीड कलर यानी कोटिलिडन जो है येलो और ग्रीन हो सकते हैं, जिसमें से येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन रिसेसिव है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जो मेंडल ने यूज किए थे, एंड उनमें क्या डोमिनेंट था क्या रिसेसिव था। इसके बाद अगर हम बात करें, जब एक होमोजाइगस ट्रू ब्रेड टॉल पी प्लांट आर क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। अब हमने सबसे पहले पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स में से टोल लिया, और ये क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, ये कंडीशन, या तो कंडीशन यहाँ पे हो लाइक टी टी एंड टी टी, ये दोनों कंडीशन है होमोजाइगस। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो वो कैसी कंडीशन होती है, हेट्रोजाइगोट होती है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, टोल होमोजाइगस लिए हैं, ड्वार्फ होमोजाइगस लिए हैं। दो ये पेरेंट्स लिए एंड दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद ये गैमीट्स यहाँ से निकले, गैमीट्स ने F1 जनरेशन यहाँ पे दी, कैपिटल टी एंड टी। अब ये क्या है, एक हाइब्रिड है, यानी कि एक हेट्रोजाइगोट है। तो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट फाइनल जनरेशन आएगी उसके अंदर सारे के सारे टोल होंगे। अब अगर हम इसमें देखें टी और स्मॉल टी में, हमने देखा था कि टोल जो है वो डोमिनेंट था, तो ये डोमिनेंट होगा, ये क्या होगा, ये रिसेसिव होगा। तो ये डोमिनेंट है तो ये एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो हाइब्रिड बना है इसके अंदर सारे के सारे प्लांट जो है उनकी हाइट टोल है। ठीक है, ठीक है, तो सारे टोल हाइट वाले प्लांट यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर मिले। ये क्या है, F1 जनरेशन है। अब इसके अंदर इनको दोबारा से इनकी सेल्फिंग जब की गई, सेल्फिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ,
ये अगेन गैमिट्स बने और इनसे इनके क्रॉस के बाद यहाँ पे F2 जनरेशन जो आएगी उसके अंदर होमोजाइगस टी, इसके बाद हाइब्रिड टी और स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड एक होमोजाइगस स्मॉल टी हो गए यहाँ पे। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, ये टी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा, तो ये कैसा देंगे, एक्सप्रेशन टोल का देंगे। एंड जो ये है इसके अंदर रिसेसिव का एक्सप्रेशन शो करने के लिए हमेशा दोनों के दोनों एलील के पास ही वो, यानी वो दोनों के दोनों रिसेसिव होने चाहिए, तभी जाके उनका जो इफेक्ट है वो शो होगा या फिर एक्सप्रेस होगा। तो ये क्या शो कर रही है, ड्वार्फ शो कर रहे हैं। तो इस F2 जनरेशन के अंदर टोल एंड ड्वार्फ दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं। although they have received a factor from dwarf plant। अब इनके अंदर क्या है, ये जो हाइब्रिड यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर ये हाइब्रिड बना था, इसने ये भी रिसीव किया है एंड इसने ये भी रिसीव किया है, फिर भी कैसे हैं, सारे के सारे टोल है। लेकिन जब F2 जनरेशन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टोल एंड ड्वार्फ दोनों के दोनों टाइप के प्लांट्स देखने को। However, this recessive hidden character reappeared अनचेंज्ड इन सेकंड फाइलरी जनरेशन। जब F2 जनरेशन आती है तो ये क्या हो जाता है, दोबारा से रीअपियर हो जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो डोमिनेंट वाला करेक्टर है वो क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से सारे के सारे जो F1 जनरेशन के जो भी प्लांट थे वो कैसे दिखे, यहाँ पे सारे के सारे टोल दिखे। दिस फाइंडिंग ऑफ मेंडल डिसअप्रूव्ड ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग थ्योरी में क्या बोला गया था कि ब्लेंड होता है, मिक्सिंग होती है, जो फादर से और मदर से जो भी करेक्टर आएंगे उसकी मिक्सिंग होगी, तब जाके वो ऑफस्प्रिंग के अंदर वो मिक्सिंग आएगी। तो मेंडल ने जो ये ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसको इस वे में क्या कर दिया, इसको डिसअप्रूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुई। ओल्ड टाल आए और दोबारा से ड्वार्फ जो है रीअपियर हो गया है, क्योंकि ड्वार्फ पेरेंट्स थे कभी, तो ये दोबारा से रीअपियर हो गया है, तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुई है। इस वजह से ब्लेंडिंग थ्योरी जो थी इनहेरिटेंस की उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर एक और यहाँ पे क्रॉस है बिटवीन होमोजाइगस टोल, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्रॉस वही है, सेम पेरेंट्स लिए, होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस टाल, एंड हाइब्रिड आया यहाँ पे, हेट्रोजाइगस आया सारे की सारी F1 जनरेशन के अंदर। इसके बाद इनकी सेल्फिंग हुई तो यहाँ पे F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन के अंदर ये टोल आया, ये भी टोल आया, ये भी टोल आया, एंड ये कैसा है, ये ड्वार्फ आया। तो यहाँ पे 3 जो है वो टोल आए और एक यहाँ पे क्या आया, ड्वार्फ आया। तो 3:1 रेशो यहाँ पे निकल गया। इसके बाद ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। The phenomena of dominance is of practical importance as the harmful recessive characters remain hidden by normal dominant character in the hybrid। अब जो ये हाइब्रिड बनता है पेरेंट्स से, जो F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड बनता है उसके अंदर क्या है, उससे इस लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से पता चलता है कि मे बी कोई ऐसा हिडन करेक्टर भी हो सकता है जो कि हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल रिसेसिव करेक्टर भी हो सकता है जो कि रिमेन क्या रहे, हिडन रहे बाई नॉर्मल डोमिनेंट करेक्टर्स इन हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड वाला जो डोमिनेंट करेक्टर है उसको क्या कर देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो जो फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस है वो एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखता है हार्मफुल रिसेसिव करेक्टर्स को बताने में। इन ह्यूमन बींग्स अ फॉर्म ऑफ इडियोसी, डायबिटीज एंड हीमोफीलिया आर रिसेसिव करेक्टर्स। ये भी कैसे होते हैं, रिसेसिव करेक्टर होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, इडियोसी, डायबिटीज एंड हीमोफीलिया। तो ये भी क्या हो गए, रिसेसिव करेक्टर्स हो गए, जो कि मे बी जो F1 जनरेशन होगी उसके अंदर एक्सप्रेस नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो एक्सप्रेस हो सकते हैं। सेकेंड लॉ यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको बोला जाता है प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। सेग्रीगेशन का मीनिंग है सेपरेशन होना यहाँ पे, एंड इस वजह से इनकी जो गैमीट्स की प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, जब एक कंट्रास्टिंग फैक्टर का पेयर या फिर इसको एलिलोमॉर्फ बोल सकते हैं या फिर जीन्स बोल सकते हैं, आर बोथ टुगेदर इन अ हाइब्रिड, यानी जब हेट्रोजाइगोट बनता है, दिस फैक्टर डू नॉट ब्लेंड और मिक्स अप but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation। अब इनकी मिक्सिंग नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं।
एंड रिमेन टुगेदर रहते हैं। एंड जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है, गैमीट की फॉर्मेशन के टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे क्या हो जाते हैं, ये जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं या फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज टेकन। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसके लिए बनाया गया था, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सपोज हमने यहाँ पे लिया है फ्लावर पोजीशन का एक करेक्टर। फ्लावर पोजीशन एक्सिल हो सकती है एंड टर्मिनल हो सकती है। एक्सिल जो है डोमिनेंट होती है, टर्मिनल क्या होती है, रिसेसिव होती है। ठीक है, ये एक्सियल है एंड ये टर्मिनल के अंदर पोजीशन है। ठीक है, टर्मिनल हो गई। तो फ्लावर पोजीशन का करेक्टर हमने लिया है। फॉर एग्जाम्पल अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट बियरिंग एक्सियल फ्लावर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड पी प्लांट बियरिंग टर्मिनल फ्लावर। तो एक्सियल को कैपिटल ए से एंड इसको स्मॉल ए से जो है रिप्रेजेंट किया है। If two pure varieties are crossed together, एंड ये जो है इनको क्या करवाया गया है, ये जो दो प्योर वेराइटीज है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, इनको क्या करवाया गया, इनको क्रॉस करवाया गया। तो इनकी जो फर्स्ट फाइनल जनरेशन आएगी, अ हेटेरोजाइगोट और हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड विद जीनोटाइप ए। तो इनके बीच में जब, ठीक है, इनके बीच में जब यहाँ पे क्या होगा, एफ जो गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे गैमीट्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए इसके बीच में करवाया है। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, एक कैपिटल ए एंड एक स्मॉल ए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्रेशन किसका होगा, यहाँ पे डोमिनेंट का होगा। तो सारे के सारे एक्सियल फ्लावर वाले यहाँ पे प्लांट नजर आएंगे। प्लांट अपीयर विद एक्सियल फ्लावर। ठीक है, सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, इनके अंदर एक्सियल फ्लावर्स होंगे। F2 जनरेशन के अंदर टू वेराइटीज अपीयर्स। अब F2 जनरेशन जब होगी इनकी, इसकी सेल्फिंग करवा के F2 जनरेशन जब बनेगी, उसके अंदर दो वेराइटीज नजर आएंगी, एक डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी। इसमें से यहाँ पे तो 3:1 रेशो लेके आएंगी, 3 प्लांट्स विद एक्सियल फ्लावर एंड 1 प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या होंगे, एक्सियल फ्लावर के साथ प्लांट होंगे एंड 1 यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनल फ्लावर के साथ प्लांट। लाइक ये हो गया यहाँ पे एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर हो गए, पेरेंट्स लिए, गैमीट्स बने, हाइब्रिड बन गया, ऑल एक्सियल फ्लावर बने इन F1 जनरेशन। इसके बाद अगेन इनके सेल्फिंग होके गैमीट्स बने, तो गैमीट्स से यहाँ पे गैमीट्स हो गए। अब गैमीट्स जो है यहाँ पे, ठीक है, ये मेल एंड ये फीमेल की हो गई। तो गैमीट्स की जब यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, तो यहाँ पे जो है 3/4 एक्सियल फ्लावर है, क्योंकि 4 यहाँ पे टोटल है। उन 4 टोटल में से 3 और 1, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 तो यहाँ पे आए एक्सियल एंड 1 यहाँ पे आया टर्मिनल। यानी कि 3/4 फ्लावर्स एक्सियल फ्लावर थे एंड 1/4 टर्मिनल पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहे। तो ये सिंपल सा क्रॉस हो गया, जिसके अंदर हमने देखा था कि 3:1 रेशो यहाँ पे निकल के आता है। 3:1 रेशो निकल के आएगा। 3 यहाँ पे डोमिनेंट है और एक यहाँ पे रिसेसिव है। इसके बाद अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन की स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट्स लिए प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव, गैमीट्स फॉर्मेशन हुई मेल और फीमेल। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यूनियन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुई उनके भी। फर्टिलाइजेशन जब होती है मेल एंड फीमेल के गैमीट फ्यूज करेंगे, यूनियन हुई, इकट्ठे हुए। तो यहाँ पे क्या बन गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, F1 जनरेशन का ये जाइगोट बन गया। इसके अंदर इम्प्योर डोमिनेंट और हाइब्रिड, ये इम्प्योर डोमिनेंट है या फिर ये हाइब्रिड बना है, हेट्रोजाइगोट ये बना है यहाँ पे। अब इस F1 जनरेशन की यहाँ पे सेग्रीगेशन होगी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी उस टाइम पे सेग्रीगेशन हो जाएगी। एंड यही बोला गया था यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग कि इनकी मिक्सिंग नहीं होंगी, ये वापिस से कभी ना कभी एक्सप्रेस करेंगे। रिसेसिव वाला जो लिया था वो कभी ना कभी एक्सप्रेस करेगा, तो इनकी सेग्रीगेशन हो जाती है, सेपरेट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो ये गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनने के बाद यहाँ पे जो है कैपिटल ए आया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड एक आ गया यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। यानी कि ये प्योर डोमिनेंट हुआ, ये दो हाइब्रिड बन गए एंड ये प्योर रिसेसिव बन गया। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, वैसे तो अगर हम इसका अब फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है
एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है लाइक यहाँ पे हमें ये पता है कि सारे के सारे फ्लावर जो है वो एक्सियल है, या फिर सारे के सारे प्योर डोमिनेंट है ये। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने लिया है, ये डोमिनेंट है सारे के सारे। और हमने ये देखा था कि सारे के सारे फ्लावर एक्सियल थे, या फिर हाइट जो है वो टोल थी, ये करेक्टर हमने देखे थे। तो इसके अंदर इनका जो फिनोटाइप है वो तो टोल है, फिनोटाइप तो एक्सियल है, लेकिन इसके अंदर ये हाइब्रिड है। ऐसे टाइप के हमने देखे थे, हाइब्रिड होगी इनके अंदर। तो फिनोटाइप क्या हो गया, ये टोल एंड एक्सियल फिनोटाइप हो गया, ये क्या हो गया इसका जीनोटाइप हो गया। तो अगर हम रेशो की बात करें, एक जीनोटिपिक रेशो होता है, एक फिनोटिपिक रेशो होता है। फिनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें, बाहर से हमें ये भी डोमिनेंट नजर आ रहा है, ये भी डोमिनेंट नजर आ रहा है, तीनों के तीनों डोमिनेंट है, तो फिनोटिपिक रेशो इसका हो जाएगा 3:1। 3 यहाँ पे जो है प्योर है, डोमिनेंट नहीं बोल सकते हम, प्योर डोमिनेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये प्योर 3 जो है लाइक कोई भी करेक्टर लिया हमने, टाल है, एक्सियल है, एंड 1 क्या है यहाँ पे, 1 यहाँ पे ड्वार्फ है या फिर टर्मिनल है। तो ये इस वे में 3:1 रेशो आ गया। लेकिन अगर हम इसको जीनोटिपिकली देखें, तो जीनोटिपिकली इसका रेशो जो है ये आएगा 1:1:1। 1 यहाँ पे प्योर डोमिनेंट है, 2 यहाँ पे हाइब्रिड है, एंड 1 यहाँ पे अगेन क्या है, प्योर रिसेसिव है। तो ये जीनोटिपिक रेशो हो गया एंड ये फिनोटिपिक रेशो हो गया। In hybrid F1, two type of male and female gametes are formed in equal quantity. अब इनके अंदर जब ये बनते हैं, फीमेल और मेल के गैमेट्स जब बनते हैं हाइब्रिड के अंदर, जब वो आते हैं तो इनके अंदर इक्वल क्वांटिटी फॉर्म होती है, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। ऑन सेपरेशन दिस फैक्टर randomly united in pairs at the time of fertilization and transfer to offspring। इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन जब इनके अंदर जो है गैमेटोजेनेसिस होता है, फर्टिलाइजेशन हो गई, ये पेयर्स में से सेपरेट होते हैं, तो उस सेपरेशन के टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। उस टाइम पे रैंडमली यूनाइटेड होते हैं पेयर्स के अंदर, ठीक है, ये क्या होते हैं, रैंडमली यूनाइटेड होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी के केस में होता है वैसे, ठीक है। हेड एंड टोस की जो जो टॉस करते हैं, हेड एंड टेल आता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा टॉस करने पे, तो वैसे ही रैंडम वहां पे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, रैंडम इवेंट होते हैं कि वहां पे टेल भी आ सकता है, वहां पे हेड भी आ सकता है। तो ऐसे ही रैंडमली यूनाइटेड होती है पेयर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, एंड फर्टिलाइजेशन होके ये ट्रांसफर हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग। In pure homozygous form, though both the factor being alike, only one type of gametes are formed। जैसे कि अगर ये दोनों के दोनों जो होमोजाइगस फॉर्म है, प्योर होमोजाइगस फॉर्म है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अलाइक होते हैं। तो अलाइक होंगे तो इसमें क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स ही फॉर्म होगा। That's why the law of segregation can also be defined as allele pair separate or segregate during gamete formation। कि जो एलील पेयर है वो सेपरेट होते हैं या फिर सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या फिर गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, एंड पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी उस टाइम पे ये जो रैंडम फ्यूजन होगा उस टाइम पे दोबारा से ये क्या हो जाते हैं, दोबारा से ये जो है पेयर्ड कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, सेपरेट हुए एंड दोबारा से ये पेयर्ड कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये हो गया कि इसको क्या बोला जा सकता है, जो एलील पेयर है वो सेग्रीगेट होते हैं गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, लेकिन ये बाद में वापस से रैंडमली फ्यूज होके पेयर के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे हमने स्मूथ वेराइटी एंड रिंकल्ड वेराइटी के सीड्स लिए हैं, ये पेरेंट्स हो गए, ठीक है, स्मूथ वेराइटी एंड रिंकल्ड वेराइटी। इनके गैमेट्स बने कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। अब यहाँ पे ये क्या बना, हाइब्रिड बना, ठीक है। और ये हाइब्रिड में क्या है, सारे के सारे स्मूथ वेराइटी के, सारे के सारे हाइब्रिड के अंदर स्मूथ वेराइटी के यहाँ पे सीड्स आए हैं, F1 जनरेशन के अंदर ये बन गया। अब इसको अगर हम पन्नेट स्केयर से देखें, पन्नेट स्केयर के अंदर क्या होता है, एक साइड हमने ले लिया मेल के गैमेट्स, एक साइड ले लिया हमने फीमेल के गैमेट्स, या फिर एक साइड हमने ओव्यूल्स ले लिया, एक साइड हमने पोलन्स ले लिए। तो इनके अंदर पन्नेट स्केयर के अंदर जब हम देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल एस एंड कैपिटल एस है, तो ये क्या होगा, ये स्मूथ होगा। यहाँ पे कैपिटल एस एंड स्मॉल एस है, ये भी कैसा होगा, ये भी स्मूथ होगा। यहाँ पे भी ये कैसा होगा, स्मूथ होगा। और ये कैसा होगा, ये रिंकल्ड होगा।
तो अगर हम इसका रेशो देखें, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दो रेशो होंगे। फिनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 टाइप के कैसे हैं, 4 में से 3 जो है वो कैसे है, स्मूथ हैंड, 1 क्या है, रिंकल्ड है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखें तो इसके अंदर ये प्योर है, ये प्योर है, ठीक है। तो ये 1 एंड 1 आ गया, और ये दो कैसे हैं, 2 हाइब्रिड है, तो ये 2 हाइब्रिड आ जाएगा, यानी कि 1:2:1 रेशो इसका जीनोटिपिक रेशो हो जाएगा। अब ये जो पन्नेट स्क्वेयर है, पन्नेट स्क्वेयर जो है, पन्नेट स्क्वेयर को चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंग्लिश जेनेटिस्ट आरसी पन्नेट, ठीक है। आरसी पन्नेट ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। अब यहाँ पे ये जो जीनोटिपिक रेशो आया है, इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे कि हमने डाइस लिया या फिर कॉइन लिया, उसको हमने उछाला, ठीक है, और या फिर डाइस को, उसके अंदर क्या होगा, रोल किया डाइस को, तो उसमें जो चांसेस होते हैं आने के, लाइक हमने कॉइन लिया है, उस कॉइन में या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगी, तो इवेंट वहां पे क्या हो गए, इवेंट 2 हो गए, 2 इवेंट आने की, 2 इवेंट हो गए, या तो इवेंट हेड्स हो सकता है या तो टेल्स हो सकता है। अब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 2 इवेंट में से एक बार हेड आ सकता है, ऐसे ही ये भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, यानी कि एक बार हमने अगर सिक्का उछाला है, टॉस की है, तो उसमें से इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, ठीक है। 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी है, 1/2 ही यहाँ पे क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पे क्या होगा, लाइक हमने यहाँ पे देखा जो F1 जनरेशन आई थी, वो कैसी थी, हेट्रोजाइगस थी यानी इसका मतलब क्या हो गया, हेट्रोजाइगस जनरेशन को जब हम देखेंगे, उससे हम ये हम जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं, जो कि दोनों के दोनों पेरेंट्स थे वो हेट्रोजाइगस थे, यानी कि उनके अंदर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए था, तभी तो जो F1 जनरेशन आई है वो हेट्रोजाइगोट आई है। अब कोई भी ऑफस्प्रिंग F1 ऑन सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, एन ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 ऑन सेल्फ पोलिनेशन गेट्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए फैक्टर फ्रॉम द मेल गैमेट। अभी जो है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जो है ये मेल गैमेट से रिसीव करेगा, ऐसे ही कैपिटल ए एंड स्मॉल ए फैक्टर जो है ये फीमेल गैमेट से रिसीव करेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। So the probability of having capital A and small a from both the parents, यानी कि both the male and female gametes are 1/2 each। इसमें से क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो है 1/2 हो गई, एक दूसरे हर एक की 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसकी वजह से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनेंगे जीनोटाइप। या तो यहाँ पे हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल, ये यहाँ पे पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ए फ्रॉम, अब अगर ए फ्रॉम मेल गैमीट तो ए फ्रॉम फीमेल गैमीट, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए बन जाएगा। अगर यहाँ पे ए जो है कैपिटल ए मेल गैमीट से आएगा एंड स्मॉल ए फीमेल से आएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए। एंड अगर ए यहाँ पे मेल से आएगा एंड कैपिटल ए यहाँ पे फीमेल से आएगा, तो ये बन जाएगा अगेन स्मॉल ए कैपिटल ए। एंड लास्ट वन इज द ए फ्रॉम द मेल गैमीट एंड स्मॉल ए, ठीक है, दोनों साइड से स्मॉल ए आया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। यहाँ पे हमने लिया था कि हेट्रोजाइगस पेरेंट्स थे, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स में से अगर यहाँ पे ए आया है, ठीक है, अगर यहाँ पे ए आया है एक पेरेंट से एंड इस साइड पेरेंट से भी ए आया है, तो ये यहाँ पे कैपिटल ए बन जाएगा। अगर एक पेरेंट से यहाँ पे कैपिटल ए आया है और एक से यहाँ पे स्मॉल ए आया है, तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक पेरेंट से कैपिटल ए आया है और एक से कैपिटल ए आया है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक पेरेंट से कैपिटल ए आया है और दूसरे से भी कैपिटल ए आया है, तो ये स्मॉल ए एंड स्मॉल ए बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 1/4 जो है वो कैपिटल ही हो गया, 1/2 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड 1/4 स्मॉल ए, ये बन जाएंगे यहाँ पे। ये इतने जो है इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके जो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होगी F2 जनरेशन के अंदर, वो क्या होगी,
तो गैमेट्स ऑफ पेरेंट कैपिटल ए स्मॉल यानी हेट्रोजाइगस पेरेंट की, तो यहाँ पे 1/2 कैपिटल ए एंड 1/2 स्मॉल ए हो सकती है। इसके बाद अदर पेरेंट से यानी कि अदर हेट्रोजाइगस पेरेंट से 1/2 ए एंड 1/2 ए हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनका जब हम क्रॉस करेंगे तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आए थे, ठीक है, जिसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे निकल के आ जाएगी 1/4 कैपिटल ए जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/4 स्मॉल ए स्मॉल। तो यहाँ पे अगर हम इसको, यहाँ पे हमने लगाया है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो जिसकी वजह से 1/4 कैपिटल ए हो गया, 1/2 कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया एंड 1/4 कैपिटल स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ये प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी जो है प्रोबेबिलिटी आ गई है अलग जीन्स की। Using rule of probability, Mendel was able to draw his conclusion. We can summarize them as follows, ठीक है। अब rule of probability के according ही मेंडल ने क्या किया, अपने conclusion को draw किया। For any particular hereditary trait, किसी भी particular hereditary trait के लिए a plant possesses 2 genes या फिर alleles that may be alike or different, या तो जैसे कि वो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, या तो वो ये हो सकते हैं। वो अलाइक भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो गया, अलाइक हो गए, ये डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देयर आर they are elements or factor or gene that determine the inheritance of traits। क्योंकि मेंडल ने उस टाइम पे क्रोमोसोम्स जीन्स कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मेंडल ने बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इनको फैक्टर का नाम दिया था, अब इनको जीन बोला जाता है, कि ये जो कुछ एलिमेंट होते हैं, डिफाइंड एलिमेंट होते हैं, जो कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं। When two alleles are different, one will be expressed। जब दो एलील लाइक कैपिटल ए एंड स्मॉल ए है, ये लिया है, तो ये दो एलील क्या है, डिफरेंट है, इनमें से एक ही एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे, दूसरे वाले को रिसेसिव बोलेंगे, जो हिडन रहेगा। The allele unchanged in nature are separated into gametes, and ये gametes के अंदर separate हो जाते हैं। Each gamete carry only one allele of each pair। हर एक पेयर की ये एक ही एलील को क्या करता है, कंटेन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द गैमीट इज देयरफॉर प्योर फॉर द ट्रेट। तो जो भी ट्रेट होगी उसके लिए वो गैमीट क्या होगा, प्योर होगा। The two factors of a pair occur with equal frequency, and हमने बात की थी जैसे वो इक्वल फ्रीक्वेंसी के अंदर होते हैं, मेल एंड फीमेल गेमिट इक्वल फ्रीक्वेंसी के अंदर होते हैं, और बाद में क्या होता है, वहां पे रैंडम पेयरिंग होती है, फ्रीक्वेंसी इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। At fertilization there is a random uniting of male and female gametes, and fertilization के टाइम पे इनके अंदर रैंडम यूनाइटिंग होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में, जिसकी वजह से प्रिडिक्टेबल रेशियो ऑफ द अल्टरनेटिव ट्रेट्स अमंग द ऑफस्प्रिंग। एंड इसके अंदर क्या होगा, जो रिजल्ट करता है प्रिडिक्टेबल रेशियो ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेट्स अमंग द ऑफस्प्रिंग, कि ये हो सकता है या फिर इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी है आने की। थर्ड ला है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी जो मियोसिस होती है या फिर गैमेट की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे जो हमने बात की थी कि इक्वल फ्रीक्वेंसीज के अंदर जीन्स होते हैं, लेकिन जो रैंडम मेटिंग होती है, रैंडम मेटिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है, रैंडमली पेयरिंग होती है, तो उस टाइम पे जो इनकी आने की प्रोबेबिलिटी है वो डिसाइड की जाती है। नंबर थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो भी डिफरेंट कैरेक्टर्स के फैक्टर है लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि डिफरेंट पेयर्स के कैरेक्टर्स हैं, जो कि फैक्टर्स हैं डिफरेंट कैरेक्टर के, वो डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, independent of one another in their segregation during the gamete formation।
जिसको मियोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस के टाइम पे ये क्या होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के, जो कि डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं एंड इसी वजह से वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट भी होते हैं। The principle of independent assortment can also be defined as if we consider the inheritance of two or more factor at a time। एक टाइम पे अगर हम दो या दो से ज्यादा फैक्टर की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं उनकी, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमीट एंड इन द प्रोजेनी ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन, यानी इसके बाद जो जनरेशन आएगी F1 आएगी, F2 आएगी, F3 आएगी, तो सब्सिक्वेंट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम इनहेरिटेंस कंसीडर करें टू और मोर फैक्टर्स की एक टाइम पे, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमीट एंड इन द प्रोजेनी ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशंस वो क्या होगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। This states that the different factors or allelomorphic pairs in gamete and zygote assort themselves and segregate independently of one another। एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट एलील है, डिफरेंट एलिलोमॉर्फिक पेयर्स है गैमीट्स के अंदर एंड जाइगोट के अंदर, वो क्या होते हैं, वो खुद को इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करते हैं एंड वो इंडिपेंडेंटली सैग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। आफ्टर कंसीडरिंग द करेक्टर्स पेयर सिंगली, एंड अगर हम उन करेक्टर पेयर को सिंगली कंसीडर करें, मेंडल नाउ बिगिन हिज एक्सपेरिमेंट्स विद टू पेयर्स ऑफ करेक्टर। तो मेंडल ने पहले क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिर्फ एक करेक्टर के साथ ही उसने क्या किया था, अपने सारे क्रॉसेस बनाए थे। अब मेंडल ने क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ पे मेंडल ने दो पेयर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे टू पेयर ऑफ करेक्टर्स लिए साइमल्टेनियसली एंड दस ऑब्टेन द डाई हाइब्रिड रेशियो। तो यहाँ पे क्या करवाए मेंडल ने, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो पेयर ऑफ करेक्टर लिए इसने। Mendel crossed a variety having round and yellow cotyledon, ठीक है, round and yellow cotyledon seeds लिए with one having wrinkled and green cotyledons या फिर seeds। इसके बीच में डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया मेंडल ने। ये क्रॉस हो गए, यहाँ पे फिनोटाइप्स ऑफ पेरेंट येलो एंड राउंड लिए हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड लिए हैं। जीनोटाइप क्या होगा इसका, कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, एंड ये स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर यहाँ पे फिनोटाइप होगा। गिमिट्स बनेंगे यहाँ पे जो कि कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, इस साइड बनेंगे स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। इसके बाद F1 जनरेशन जो आएगी वो कैसी आएगी, हाइब्रिड आएगी, एंड इस हाइब्रिड जनरेशन के अंदर येलो एंड रेड होंगे, सारे येलो एंड रेड होंगे। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे सारे रेड और येलो और राउंड हो गए। ठीक है, सभी क्या होंगे, येलो और राउंड हो गए इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन की सेल्फिंग जब करवाई तो यहाँ पे ये गैमिट्स बने। गैमिट्स क्या क्या बने, अब गैमिट्स बने कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो ये गैमिट्स बन गए मेल एंड फीमेल के। ठीक है, इस साइड मेल के हो गए, साइड फीमेल के हो। तो इनके बीच में जब ये यहाँ पे ये इनकी क्रॉसिंग करवाई गई, तो ये क्रॉसिंग के अंदर जब हम करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने क्या लेना होता है, एक बार मेल का और एक बार फीमेल का। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक बार हमने ले लिया यहाँ पे ये मेल के ले लिए, फिर फीमेल के ले लिए, तो यहाँ पे येलो राउंड आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही हम इसमें फर्स्ट वाले के साथ इसकी करवाएंगे, नेक्स्ट फिर इसकी करवाएंगे, फिर इसकी करवाएंगे, ऐसे ही इसके साथ भी इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, तो हमें ये रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। अब अगर हम इस रिजल्ट को देखें, इस पूरे स्क्वायर को देखें, इस रिजल्ट को देखें, तो यहाँ पे हमें अब देखना है कि हमारा रेशो क्या आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस ही बन गया, अब रेशो हमें पता करना है। तो रेशो की अगर हम बात करें, यहाँ पे येलो एंड राउंड कितने होंगे, येलो विद राउंड, येलो विद राउंड, ठीक है, हमें देखना है। अब येलो विद राउंड यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब येलो राउंड कैसे निकालेंगे हम, जिसमें एक कैपिटल वाई हो एक कैपिटल आर। ठीक है, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर, तो इसके अंदर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, चार, ये हो गया। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चार, 8 एंड 9। तो 9 कैसे आ गए हैं, 9 विद येलो एंड राउंड सीड। इसके बाद येलो रिंकल्ड, ठीक है, येलो रिंकल्ड के अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे कैपिटल वाई होगा, ठीक है, एक यहाँ पे कैपिटल वाई होगा, दूसरा वाई कोई भी हो,
एक कैपिटल वाई होगा और यहाँ पे एक स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, येलो रिंकल्ड हमें निकालनी है। तो येलो रिंकल्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे येलो और रिंकल्ड, एक ये हो गया, ठीक है, वन येलो रिंकल्ड, टू एंड वन मोर येलो रिंकल्ड, थ्री। तो थ्री यहाँ पे येलो रिंकल्ड आ गई। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमें देखना है स्मॉल वाई हो, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर हो, यानी कि ग्रीन एंड राउंड यहाँ पे देखना है। तो ग्रीन एंड राउंड वन ये हो गया, ग्रीन एंड राउंड वन ये हो गया, एंड वन ये हो गया, थ्री हो गया। तो ये क्या हो गया, ग्रीन एंड राउंड अगेन थ्री हो गई। एंड एक बच गया है यहाँ पे, एक क्या बच गया है, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है। ग्रीन एंड रिंकल्ड के अंदर क्या कंडीशन होगी, ग्रीन एंड रिंकल्ड के अंदर ये कंडीशन होगी, यानी कि स्मॉल वाई होगी एंड स्मॉल आर होगी। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ग्रीन रिंकल्ड बन गई। तो फिनोटिपिक रेशो इसका आ गया 9:3:3:1 का रेशो। एंड जीनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें, जिसके अंदर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर है, वो एक डोमिनेंट एक ये हो गया, ठीक है, वन हो गया। इसके बाद कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इस ये दो हैं। एंड ऐसे ही कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ये दो हैं। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड आर, ये चार हैं। एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये वन है। एंड कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये टू है। स्मॉल वाई कैपिटल आर यहाँ पे वन है। एंड दोनों वाई स्मॉल है एंड आर कैपिटल एंड स्मॉल आर, ये दो है। एंड एक हो गया यहाँ पे जिसके अंदर दोनों के दोनों प्योर यहाँ पे क्या है, कैपिटल स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर है। तो ये क्या हो गया, वन हो गया। तो इस वे में इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो निकाल सकते हैं। फिनोटिपिक रेशो इज द 9:3:3:1 हो जाएगा। एंड फिनोटिपिक रेशो इसका हो जाएगा 1:2:2:4:1:2:2:1:1। ये इसका जीनोटिपिक रेशो होता है, ठीक है। तो ये मेंडल ने फिनोटिपिक रेशो निकाला था एंड ये इसका जीनोटिपिक रेशो हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, कि यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर दोबारा से यहाँ पे जीन्स क्या हुए हैं, इंडिपेंडेंटली अशोर। तो यहाँ तक हमने मेंडल के तीनों लॉ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन इंटरेक्शंस के बारे में, एपिस्टेसिस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जीन इंटरेक्शन क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।